अम्बेडकर शोध संस्था है, उसी में बाबा साहब के परिवहन दिवस के अवसर पर आज मना रहे हैं लोग। अम्बेडकर भवन के पास आज परिवहन दिवस मनाया जा रहा है, बाबा साहब को याद किया जा रहा है। आइए कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। बाबा नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ भागवत लाल बैसंत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर एजुकेशन। बाबा साहब का परिवहन दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहिए? बाबा साहब भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे। और जब भारत की संविधान लिखने की बात आई थी, एक होता है लिखने वाला, तो भारत में उसमें लिखने वाला नहीं था, कोई नहीं था लिखने वाला, इतने बड़े बड़े विद्वान थे। तो सबों ने मिलकर के कहा कि बाबा साहब लिख सकते हैं, और अनेकों देशों का उन्होंने भ्रमण किया, पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने ही इसको लिखा। सब लोग कहते हैं, जो मनुवादी हैं या बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि तो कॉपी पेस्ट है संविधान। इस प्रकार की देखिए, ये शुरू से ये विवादित रहा है भारत में। जब से जाति व्यवस्था आई है तो ये विवादित रहा है। जब भी हम दलित उठते हैं या कोई गरीब उठता है तो उनको दबाने का और झूठा प्रचार करने की साजिश होती है। उसी में से ये लोग जो ऐसा कहते हैं आपके, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विद्या पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन जो संविधान के ही कहते हैं कि लोग की कॉपी पेस्ट है, बाबा साहब नहीं लिखे हैं कहीं से, वो कॉपी पेस्ट किए हैं, इस पे क्या कहिए? ये हो ही नहीं सकता है ना, कि हो ही नहीं सकता। अच्छे संविधानों से बहुत सारी बातें ली गई हैं, उसी को वो लोग बोलते हैं बहुत से लोग बोलते हैं। हाँ, तो 50 या कितने देशों का उन्होंने अध्ययन किया है संविधान का, तो ये उसी का आधार पर इसको लिखा गया है। अपने समाज के आज के दिन जो बाबा साहब परिवहन दिवस मनाया जा रहा है, आज का संदेश क्या दे सकते हैं बाबा साहब अपने? हम लोग यही संदेश दे सकते हैं कि बाबा साहब की जो रचना है उसको पढ़े, और उन्होंने जो कहा है हमारे लिए वो काम को करे, इतना ही कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा साहब के विचारों को अभी बहुत से लोगों ने फॉलो नहीं करते हैं, खाली बस बाबा साहब के जन्मदिन मनाते हैं या परिवहन दिवस पे आ जाते हैं, लेकिन उन पर विचार में अभी बहुत लोगों की जानकारी नहीं है। आप देखते होंगे कि भले अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसकी हिम्मत ये नहीं होती है कि इसके नाम या उनके लेखनी को, उनके विचारों को मिटा दें। इतनी हिम्मत नहीं है। और भारत के संविधान को बदल दें, ये भी इतनी हिम्मत नहीं है। तो कितना दृढ़ है ये चीज़ पता चलता है। लेकिन जो बाबा साहब आरक्षण दिए हैं, लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं है, ये और देश में खराब स्थिति कर दी आरक्षण देके, इस पे क्या कहिए? ये उसकी जो अपनी सोच है ना, गलत सोच वाले बहुत है, गलत सोच वाले बहुत है। इससे अच्छा विचार तो हो ही नहीं सकता था भारत में। इससे अच्छा विचार किसी के पास है तो बतावे। आलोचना करना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे अच्छा विचार कोई किसी का बोलिए कि आपको आज तो कहा है, इसने ये ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा। आज भी गरीबी है कि नहीं है? आज भी बिना घर के लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? आज तो गरीबी बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे 2013 में जो सरकारें थी, उस समय 55 स्थान था माने भुखमरी में, आज 111 स्थान हो गया है। वो तो बढ़ेगा घटेगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि काम उस दिशा में नहीं हो रहा है। कोई योजना ही नहीं बनी है जिससे गरीबी को मिटाया जा सके। जी, और भी हमारे साथ हैं, एक सर है, और देखते हैं यहाँ भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? हाँ, राजेंद्र प्रसाद। मैं हाँ, बोलते हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट है। देखिए, संविधान कॉपी पेस्ट नहीं है। बहुत संविधान जो है वो यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों और देश विदेश की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सबके विश्लेषण करने के बाद एक अपना नई सोच डेवलप हुई। वो इसलिए वो उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कोई किताब लिखता है तो 50 तरह की किताबों को पढ़ता है, उसके व्यूज़ को लेता है, और उसमें से जो मंथन के बाद, ऐसा नहीं कि मंथन नहीं हुआ, संविधान सभा में अंबेडकर साहब को अपनी बातों को डिस्कशन करने के बाद कड़ी मशक्कत से वो पास हुआ और वो संविधान का अंग बना। इसलिए उसको कॉपी पेस्ट, तो जो आलोचक हैं वो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन ये संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान कहा गया। और पहली बात बता दें आपको
कि बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस के विरोधी रहते थे, अपने अधिकारों की मांग के लिए दोहरे गुलामों की मुक्ति का संघर्ष चलता था उनका, इसलिए उन्होंने वो राजनीतिक स्वतंत्रता को गौण मानते थे। लेकिन जब और कहते थे कि आज़ादी में हमारा स्थान क्या होगा, इसलिए वो लड़ाई लड़ते थे। और उसके बाद जब आज़ादी मिली तो जो संविधान सभा बनी, तो 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने अपना भाषण दिया संविधान सभा में। और जो संविधान सभा में उनका जो भाषण था उसने सभी पक्षों को प्रभावित किया, और कांग्रेस के लोग चकित हो गए कि भाई ये हमारे पास एक अनमोल रत्न है जो देश के संविधान को गढ़ सकता है। और तब उसके बाद उनको आज़ादी मिलने के बाद संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। न केवल अध्यक्ष बनाया गया, बल्कि जब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, क्योंकि वो बंगाल से चुन के आए थे और पाकिस्तान को चला गया, तब उनको कांग्रेस ने बंबई से निर्विरोध चुन के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष और कानून मंत्री का पद ऑफर किया। और सब बातों को समेकित करते हुए, विचार विमर्श करते हुए उन्होंने भारत का संविधान दिया। बहुत से लोग आरक्षण पर बोलते हैं कि आरक्षण से दोहरे दर्जे के लोग आ गए, तो भैया वैदिक आरक्षण को आप समझिए। वैदिक आरक्षण भी हमारे देश में हजारों साल से चला आ रहा है। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, लखपति का बेटा लखपति होगा, उस आरक्षण पर कोई नहीं बोलता है। तो वैदिक आरक्षण के जहर को कम करने के लिए संवैधानिक आरक्षण लाया गया। ये बात नहीं लोग समझते हैं, जिसको अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है, सकारात्मक भेदभाव कहा जाता है, कि जैसे तराजू डंडी संतुलित नहीं है, एक तरफ झुकी हुई है, तो बैलेंस करने के लिए पसंगा दिया जाता है। उसी तरह से संवैधानिक आरक्षण जो है वो पसंगा है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं है, वो बराबर करने के लिए संपूर्ण बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हम लोग विदेश में ही जाते हैं, वही सवर्ण विदेश में जाते हैं, और अमेरिका में गए, ब्रिटेन में गए, तो उस अफर्मेटिव एक्शन का लाभ लेते हैं, उसी आरक्षण का लाभ लेते हैं, और यहाँ आके विरोध करते हैं। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए आरक्षण कोई भीख नहीं है। दूसरी बात, बहुत से लोग बोलते हैं कि गरीबी अमीरी पर होना चाहिए। तो भारत का जो व्यवस्था है उसमें एक भिखमंगा ब्राह्मण भी बड़े से बड़े जो भीख मांगने वाला ब्राह्मण भी है, वो अपने को किसी भी गैर ब्राह्मण से अपने को ऊंचा ही समझता है। जाति व्यवस्था का जो जहर है हमारे समाज में, तो उस जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए संवैधानिक आरक्षण दिया गया। क्योंकि जैसे सपोज कर लीजिए, हमारे यहाँ अंबेडकर साहब बैठे हुए हैं, तो अंबेडकर साहब के मातहत जो लोग होंगे, सिपाही लोग, ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो चाहे कोई हो, इनको सैल्यूट करना ही पड़ेगा ना। तो जो सामाजिक मान्यता है उस पर चोट पहुंचती है कि जन्म से कोई छोटा नहीं होता है, इसलिए लोग विरोध करते हैं, आर्थिक आधार की बात करते हैं कि इसके नाम पर हम सबका हिस्सा हड़प लेंगे। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग गरीबों की वकालत नहीं है, गरीबों के नाम पर उनके हक को संभ्रांत लोगों द्वारा हड़पने की साजिश है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। हाँ, और बोलिए, और कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज जो परिवहन दिवस मनाया जा रहा है, इससे क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूरे देश में आज 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और ये 60वीं पुण्यतिथि बाबा साहब की है। और समय बीतने के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की प्रासंगिकता बढ़ती चली जा रही है। उनकी रचनाएं अब देश में पढ़ी जाने लगी है। पहले तो इंग्लिश में ही उपलब्ध थी, कम लोग पढ़ पाए थे, लेकिन 90 के बाद अंबेडकर की रचनाओं को लोग पढ़ करके काफ़ी इनलाइटेंड हो रहे हैं और अपना मार्गदर्शन भी पा रहे हैं वहाँ से। डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग जीवन के सभी पक्षों पर लिखा है, और उनके लिए हमारे देश में पॉलिटिकल आज़ादी की बात लोग करते रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लिए पॉलिटिकल आज़ादी का बहुत अधिक महत्व नहीं था। वो सामाजिक आज़ादी की लड़ाई
बचपन से लड़ते रहे और अंत तक लड़े। समाज में गैर बराबरी, विषमता और वर्ण व्यवस्था जो कायम रही है उसके विरुद्ध, और उन्होंने माइक लगाओ ना, पूरे देश और समाज के लोगों को माइक लगाओ ना। यह संदेश दिया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, संविधान में भी उन्होंने इस चीज़ का प्रावधान किया। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय के साथ विधि सम्मत लॉफुल तरीके से लोग रहें, यहाँ वो चीज़ें प्रिवेल करें, और इसी में वो लगातार अपनी बात कहते रहे, बोलते रहे, और पूरे इंडियन सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के क्रम में वो अपना जीवन व्यतीत करते रहे। उनको कुछ सफलता मिली, कुछ सफलता नहीं मिली। ऐसे सामाजिक विद्रूपता, सामाजिक विषमता, वर्ण व्यवस्था इतनी डीपली रूटेड है कि वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम बढ़ रहे हैं और 90 के बाद अम्बेडकरवाद एक नया रूप आकार ले रहा है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से अम्बेडकर का समय होगा और अम्बेडकर याद किए जाएंगे, इसलिए कि उनके पूरे विचार चिंतन में देश के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए एक मार्गदर्शन दिया गया है, एक विकास का रास्ता तय किया गया है, उस पर लोग बढ़ रहे हैं आगे। इसलिए अम्बेडकर की प्रासंगिकता समय बीतने के साथ बढ़ती जा रही है। दूसरा सवाल यह है कि जय भीम हाँ, बोलना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं। जो हमारा मार्गदाता है, जो हमारे जीवन को नई उम्मीद और नया रास्ता दे रहा है, सामाजिक बदलाव का जो हथियार हमें दे रहा है, उसकी जयकार हम नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? उसका जय नहीं मनाएंगे तो किसका हम जय मनाएंगे? जो मार्गदर्शक है, मार्गदाता है, और जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर लाने की बात करता है और जीवन इसी में खपा देता है, उसके लिए जयकार नहीं करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे? दूसरा, नाम क्या है? मेरा नाम रमाशंकर आर्य है, हम पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। परिवहन दिवस मनाया जा रहा है, परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इससे समाज में कितना लोग मनाते हैं, आज के दिन आते हैं, आज के दिन देखिए विचारों को नहीं फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज बाबा साहब की 68वीं महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। एक्चुअली इस महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को हम लोग उनके पुण्यतिथि पर याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने को कृत संकल्प होते हैं। आज आप जान रहे हैं कि बाबा साहब जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रणेता, नारी शिक्षा, नारी के अधिकार, मतदान का अधिकार, एक व्यक्ति को एक वोट का राइट, जिससे कि आप सरकार बनाते हैं, तमाम समेत अनेकों इस तरीके के मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने एक समाज को रास्ता दिया, देश को रास्ता दिया, और उनके द्वारा बनाए गए संविधान से न सिर्फ भारत देश लाभान्वित हो रहा, वरन विश्व के सारे देशों को इससे एक संदेश मिल रहा है। और कुछ भी बोलना आप समझ रहे हैं कि एक सूरज को दिखाने के बराबर है। बाबा साहब के लिए शब्दों की सीमा में हम उन्हें नहीं बांध सकते। ज़रूरत है उसे पढ़ें, समझें, जानें, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया है और आप भी बता रहे हैं कि ये महापरिनिर्वाण दिवस मनाए जाने से इनके विचार को समाज के हर क्षेत्रों में हर वर्ष हम लोग संचारित करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग जानते हैं, परिचर्चा में भाग लेते हैं। आज सारा देश, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा देश की संसद में और भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सारे लोग मना रहे हैं और अपने आप को भी और पूरे देश को उनके विचारों से अवगत करा रहे हैं। लेकिन जो समाज
इच्छा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो चलेगी, विकास चलता रहेगा। आज़ादी के 72 वर्ष भी हो चुके हैं और यह विकास तो ठीक है, हमारा भारत राष्ट्र एक विश्व का हम समझ सकते हैं कि दूसरा जनसंख्या सबसे बड़ा देश है। विकास में समय लगेगा और बाबा साहब के बताए गए जो आर्थिक मॉडल हैं और संवैधानिक मॉडल हैं उस पर ही विकास होगा। ठीक है, कुछ डिले हुआ है, कुछ देर हुआ है, लेकिन ये विकास चलता रहेगा और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज विश्व में भारत का एक स्थान है, 6ठे स्थान पर हम लोग हैं, सामरिक दृष्टिकोण से, सैनिक दृष्टिकोण से और हर दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत भी एक विकसित राष्ट्र हो रहा है और अग्रसर है। आज जो पीछे है समाज जो पीछे है उनके लिए तो सरकार की योजनाएं चल रही हैं। हाँ, थोड़ी सी उसमें विलम्ब है, थोड़ी सी उसमें कमियां रहती हैं, तो हर योजनाओं में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, उसको दूर किया जाता है और सरकार की संकल्प रहती है, करती है और उसमें हम सभी एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों या अम्बेडकर मिशनरी हों या जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, अपने अपने स्तर से सभी लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार संघर्ष करते हैं। नरेंद्र कुमार, SC/ST फेडरेशन बिहार।